So let's start the class. In the last class we were doing green revolution. हम लोग स्टार्ट कर लिए थे लास्ट क्लास में हरित क्रांति, और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी हम लोग इन द लास्ट क्लास कर चुके थे। मेक्सिको से इसकी शुरुआत हुई थी। नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने एक ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट सीड का इजाद किया था, जो एक वीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज थे। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर हरार के साथ मिलकर लेट 40s में एक ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब किया था, जिसमें वीट जीन्स, जो बेस्ट वीट जीन्स है उसको चूज किया और उसको ब्रीड किया। तो उनका जो एफर्ट था ड्वार्फ वैरायटी का 1951 में मैक्सिको में उन्होंने किया, और उसके बाद देखा गया कि मैक्सिको सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन फूड। 1956 की बात है। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन जापानीज वीट वैरायटी नॉरिन 10 इट वाज क्रॉस्ड विथ मैक्सिकन वैरायटी से क्रॉस कराया गया, और पहला ब्रेक थ्रू मिला इसको 1961 में, क्योंकि जब मैक्सिकन फार्मर्स जब इसको सीड्स को यूज किया और इसको प्रोड्यूस किए तो यील्ड बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि 2.5 टाइम्स मोर, यानी 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो ये देखा गया कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तभी से ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर राइस का भी भाई ये तो वीट की बात हो गई, राइस में भी ये जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मनीला, वहां पे भी कुछ वर्क किया था, और सब अदर प्लेसेस आल्सो इन ताइवान आल्सो सम वर्क ऑन राइस हैड बीन डन। उसके बाद भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 60s में, 60s के डिकेड में, 60s के दशक में, और उस समय भारत बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। ड्रॉट आया था 1964 और 65 के आसपास। उसके बाद मतलब जो बोरलॉग थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट को ये ड्वार्फ वैरायटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया इन 1963। और उसके बाद मतलब देखा गया कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा, क्योंकि फिर इंडिया उसको इंपोर्ट किया। बीज को शुरू में 100 केजी को इंपोर्ट किया गया, ड्वार्फ वैरायटी और सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसको इंपोर्ट किया गया, और देखा गया कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ है, 4 टाइम्स मोर। जितना लोकल वेराइटीज को लगाते थे उससे 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। देन इन 1966 में फिर से 16,000 टन सीड्स को इंपोर्ट किया गया, मंगाया गया, आयात किया गया, और लगभग 4 लाख हेक्टेयर लैंड पे इसको कल्टीवेट किया गया। और उस समय ये जो वीट का मतलब वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम। खरीफ सीजन था 1966 में, और देखा गया कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। तो उस तरीके से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हरित क्रांति आई। और उसके बाद ये हरित क्रांति को फिर मतलब गवर्नमेंट फिर एक पैकेज प्रोग्राम चलाई, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1961। और उसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पैकेज प्रोग्राम, पैकेज में सारा कुछ आएगा। HYV सीड्स आएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स आएंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स जो दिया जाते हैं फार्मर्स को, तो ये सारा कुछ इसमें आएंगे, इरिगेशन फैसिलिटी, तो ऑल कम्स अंडर दिस पैकेज प्रोग्राम। और ये IADP के बाद मैं आज शुरू करूंगी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के क्या क्या संघटक हैं। तो हरित क्रांति तो हुआ, और लेकिन उसका क्या क्या कारण था, क्या क्या वजह से हरित क्रांति हुआ। सिर्फ एक फैक्टर तो जिम्मेदार नहीं है हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो कौन कौन सा कंपोनेंट हैं, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उसमें पहला नंबर मतलब ये पहला नंबर अगर पॉइंट कहें तो HYV सीड्स है, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो HYV सीड्स बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर देखो सिंपल आप बीज भी लगाओगे, हाइब्रिड बीज तो डाल दोगे, लेकिन आप उसको फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करो, तो ये ठीक तरीके से उतना उपज नहीं होगा। It is highly responsive to use of fertilizer and equally vulnerable to pest attack, क्योंकि ये
जब हम एक चीज यूज कर रहे हैं, एच वाई वी सीड्स यूज कर रहे हैं, तो आपको इरिगेशन फैसिलिटी होनी ही चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही होगा, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बाकी चीजें भी साथ ही साथ होने चाहिए, तभी जाके प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो जितने भी हम फार्म इनपुट्स हैं, जितना भी हम ये सब यूज करते हैं, फार्मर को ये सब मालूम होना चाहिए, कब कहाँ कितना क्या ये सब यूज करना है, क्या स्कोप है इसका। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो उच्च प्रजाति का जो बीज है, उसके विषय में आर एन चोपड़ा ने कहा है कि द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर मेजर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। हरित क्रांति का जो प्रौद्योगिकी है, उसके अंतर्गत वो पहला जो मेजर इनपुट है, दैट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, एचवाईवी सीड्स, जो उच्च कोटि का जो बीज है। और ये इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तभी वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, और ये डबल, मतलब डबल क्या, ट्रिपल प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं सुनील कुमार मुंशी, उन्होंने कहा कि एचवाईवी सीड्स वेयर परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट इन द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारतीय हरित क्रांति जब आई तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट जो है, दैट इज एचवाईवी सीड्स, उच्च प्रजाति का जो बीज है। और अदर इनपुट जो है, इट इज लिंक्ड विथ एचवाईवी, मतलब अदर जो भी इनपुट है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो गया, तो ये सब जो इनपुट है वो उसके साथ लिंक्ड है। क्योंकि भारत में कहा जाता है ना कि भारत में हरित क्रांति के जो फादर हैं, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है। तो इंडिया में एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ था, शुरू में भारत का जो इमेज था बहुत ही, मतलब हमेशा फैमिन आता था, पुअर था बहुत, और मतलब माल नरिश लोग थे, क्योंकि लोगों को खाने के लिए इट वाज, मतलब एक इमेज था बेगिंग बाउल का। बेगिंग बाउल मतलब, बेगिंग मतलब मांगना, और बाउल मतलब कटोरा। तो इस तरीके का इमेज था भारत का। लेकिन जब ये मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ये एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गेन हुआ, इंपॉर्टेंट गेन हुआ। फिर लेकिन गेन तो हुआ ही साथ, लेकिन साथ ही साथ क्या किया गया, हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम लोग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन पे ज्यादा ध्यान देना, तो क्या किया गया वहां पे, फॉरेस्ट लैंड जो थे, फॉरेस्ट जितने भी थे मैक्सिमम, उसको काट करके वहां पे एग्रीकल्चर शुरू किया गया। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि कुछ गेन एंड पेन वाला बात। तो ये इम्प्रूव तो हुआ एचवाईवी सीड से। ये जो अर्ली 60s का जो डिकेड है, उसमें इसका डेवलपमेंट हुआ। और देखा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने ही यहाँ पे जो फाउंडेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको रखा। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मिंग चेंज आया। जो ट्रेडिशनल फार्मर थे, जो पारंपरिक किसान थे, वो धीरे धीरे कमर्शियल प्रोड्यूसर हो गए। उनको सिर्फ अपने लिए मतलब सब्सिडेंस फार्मिंग करते थे सपोज, या थोड़ा बहुत ही बेच पाते थे लोकल मार्केट को, तो वो अब धीरे धीरे बाहर बेचने लगे, कमर्शियल प्रोड्यूसर बन गए। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जो स्टीम इंजन है, मतलब ये मतलब ये इग्निट किया एग्रीगेरियन जो रेवोल्यूशन है उसको। तो एचवाईवी जो प्रोग्राम चलाया गया, यानी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये बहुत ही मेजर चेंज लाया, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि को के हर एक पहलू को ये प्रभावित किया। और एचवाईवी सीड्स की वजह से ही, मतलब ये अगर नहीं होता, मतलब ये इट इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक तो ये है। और पहले क्या था, हमारा देश तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट नहीं था इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, अनाज के मामले में। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम लोग धीरे धीरे उसको सिचुएशन को थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने लगे। मतलब बोलते हैं ना कि वी एनेबल अस टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम द सिप टू माउथ सिचुएशन, मूव फॉरवर्ड हेड ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग इसके बाद एक्चुअली देखो, ये बीज जब आया, बीज के बाद हमारे देश में भी
हालांकि बीज को तो हम लोग इंपोर्ट किए थे, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। मतलब इसके बाद 1963 में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, भारतीय बीज निगम जो है, उसकी स्थापना की गई। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1963। तो इसका क्या काम क्या था? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, भारतीय बीज निगम, उसका काम यही था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो ब्रीड लिए जा रहे सीड्स, मतलब हायर क्वालिटी का, सर्टिफाइड क्वालिटी का, इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या फिर कॉर्पोरेशन में उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जो भी ब्रीडर सीड्स हैं, मतलब जो हाईली जीन्स अच्छा क्वालिटी वाला जो है, तो बेसिक सीड तो वही है। तो फाउंडेशन सीड देखो, फिर ये मतलब जो बीज लिया गया उसका फिर से उसका प्रोडक्शन किया गया। मतलब जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे उसी सर्टिफाइड बीज को फिर वो दिया गया फार्मर्स को। और ये जो नेशनल सीड्स प्रोग्राम फिर चलाया गया, नेशनल सीड प्रोग्राम चलाया गया इन 1977। तो नेशनल सीड प्रोग्राम जब चलाया गया 1977, इसको कोलैबोरेशन किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ। और टोटल कुल 9 राज्यों में, 9 स्टेट्स में इसको शुरू किया गया। बेसिकली इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन 9 राज्यों में पहले शुरुआत किया गया था ये नेशनल सीड्स प्रोग्राम। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूटिलाइजेशन है क्वालिटी सीड्स का, ये इंक्रीज हुआ और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और जो भी एरिया, जो भी क्षेत्र HYBP जो है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम के अंतर्गत था, उसको, उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उस क्षेत्र में। तो HYB सीड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भारतीय, मतलब भारत में जो हरित क्रांति है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट है HYB सीड। दूसरा क्या है? इरिगेशन, सिंचाई। तो हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक एस्पेक्ट है जो है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का आफ्टर HYB सीड्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वेरी इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है। बहुत ज़्यादा पानी का कभी सफिशिएंट होता है, कभी नहीं होता है। वी डिपेंड ऑन मानसून इनिशियली, फिर धीरे धीरे जब डैम बनाया गया तो एस्योर्ड और रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर किया गया, क्रॉप्स को दिया गया। लेकिन फिर भी अगर इसमें स्टेबिलिटी नहीं होता है तो प्रोडक्शन भी स्टेबल नहीं होता है। और इंडियन रेनफॉल जो है, भारतीय मानसून के बारे में भी, इट इज बीइंग अनरिलायबल, इरेगुलर, सीजनल, बहुत ही हम उस पर निर्भर नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए अगर इतना इरेगुलर है, कभी जल्दी आता है, कभी कम होता है बारिश, तो वी हैव नीड टू एक्सपैंड इरिगेशन फैसिलिटी और इरिगेशन पोटेंशियल, ताकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिक्वायरमेंट्स है, स्ट्रैटेजी है, उसको पूरा कर सके। तो इरिगेशन यानी सिंचाई जो है, इट इज मतलब बोलते हैं कि ये एक कंडीशन है। अगर हमको HYB सीड्स लगाए हैं तो हमको इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए। और इवन इन द हेवी रेनफॉल वाला जो एरिया है, उसमें भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो HYB सीड्स बेसिकली लाइज इन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर। राइट टाइम पे पानी मिलना चाहिए, राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? फिर इरिगेशन कैसे होगा फिर? तो काफी सारे डैम्स बनाए गए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को ध्यान दिया गया था। और ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर दोनों तरीके का है जल। तो ग्राउंड वाटर ये जो है, पुश बटन इरिगेशन, उसका एक एडवांटेज है। और इसमें जो पंप सेट ये वगैरह लगाए जाते हैं, वहां से पानी खींच के खेतों में पानी दिए जाते हैं। तो ये तो खैर फार्मर के कंट्रोल में है। तो मतलब ये जो बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो, मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सफलता है, इट इज ऑल्सो मतलब अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इसके बारे में बोहरा साहब हैं, बोहरा जी। तो बोहरा जी ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और नाम दे दिया, ग्राउंड वाटर रेवोल्यूशन।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ, जब तक इरिगेशन नहीं हो, इरिगेशन सफल रूप से हम लोग को प्राप्त नहीं हो, तो इसका उन्होंने, बोहरा ने कहा ग्राउंड वाटर रेवोल्यूशन। तो अब क्या हुआ, देखो अब हम लोग इतना पहले सिंचाई का इतना ज्यादा तो हम पानी का यूज कर नहीं रहे थे पहले एग्रीकल्चर के लिए। तो फिर क्या हुआ, तो जो अंडर जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे उसका कमी होने लगा, डिप्लीशन होने लगा। तो डिप्लीशन होने लगा तो मतलब हम लोग तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे पानी का। तो फिर इसका पानी का जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। तो कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ज्यादा हुआ। इट वाज वेरी हाई इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब में काफी ज्यादा हुआ था। और कुछ जो भी डिस्ट्रिक्ट थे इन पंजाब, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, कपूरथला, वहां पे देखा गया कि ग्राउंड वाटर यानी जो सरफेस वाटर कह सकते हैं, उसका लेवल काफी मतलब चला गया नीचे, डाउन हो गया। तो ये एक बिग प्रॉब्लम्स में समझ में आ रहा था कि ये इसके वजह से ऐसा पानी का स्कैसिटी हुआ है। और जो पोटेंशियल है भी, तो उसको ठीक तरीके से उतना यूज नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये तो है कि इरिगेशन हम लोग इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किए कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होने लगे, यानी जो पानी की है। तो इरिगेशन इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक उर्वरक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर। क्योंकि जब हम लोग HYV सीड्स को यूज करते हैं, जब हम उच्च कोटि का जो उच्च किस्म का जो प्रजाति का जो बीज है उसको लगाते हैं, तो उसके साथ सारे जो पैकेज टेक्नोलॉजी, उसके साथ जो सारा कुछ है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो भी पूरे पैकेज में आता है, दैट इज इरिगेशन एंड नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर ऑल्सो। तो केमिकल फर्टिलाइजर इज सेकेंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर HYV सीड्स एंड इरिगेशन। सिंचाई और जो बीज है उन्नत प्रजाति का बीज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ये रासायनिक जो उर्वरक है उसका स्थान आता है। तो मतलब या फिर हम ये बोल सकते हैं, ये जो तीनों फैक्टर है, HYV सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, मतलब ऑल थ्री कैन बी टाइड टुगेदर, ये तीनों होना ही चाहिए। और इनफैक्ट देखा जाए कि HYV सीड्स जो है, इट नीड्स हेवी डोज ऑफ इरिगेशन। HYV सीड जहां भी लगा है उसको अधिक पानी की आवश्यकता हो रही है, इरिगेशन चाहिए, चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए, बहुत हाई यील्ड अगर हम चाहते हैं तो जो इंटायर कल्चरेबल लैंड है, पूरा जो कृषि क्षेत्र है, भूमि है, और उस सब में खेती किया जा रहा है। तो उसके बाद भी हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ नया जगह पे कहाँ खेती करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो। और ये भी अचीव किया गया, देखा गया और किया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग किया गया। तो ऑल बिकॉज ऑफ जो हम लोग बेसिक इनपुट यूज कर रहे थे, HYV सीड्स, इरिगेशन एंड chemical fertilizer. So generally use of chemical fertilizer is made according to the soil properties. सॉइल जो का जो प्रॉपर्टी है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसका जो केमिकल उर्वरक है, मतलब केमिकल उर्वरक हम लोग जो डाल रहे हैं, रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, उसकी मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सॉइल का पहले टेस्टिंग किया जाता है, सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद जाना जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस क्या है, पोटेशियम की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो सबका रेशियो को पहले मिट्टी का जो टेस्टिंग किया जाता है, उसके न्यूट्रिशन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके स्टेटस को जाना जाता है। तो नॉर्मली देखा जाता है जो जो स्टेटस होना चाहिए, नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा जाए कि NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। तो ये NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इट शुड बी यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1, यानी 4 भाग अगर नाइट्रोजन है तो 2 भाग फास्फोरस होना चाहिए और 1 भाग मतलब पोटेशियम होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। मिट्टी को किस चीज की जरूरत है, अगर हो सकता है वहां पे
पोटेशियम की बहुत कमी हो या फिर कोई और चीज की कमी, तो उसको हम वो वाला चीज हम डालेंगे उस मिट्टी में, उस तरीके का ही फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। एंड हम सभी जानते हैं कि सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड रिक्वायरमेंट देखा जाए तो मतलब कि उसका रिक्वायरमेंट और उसका जो क्वालिटी है अलग अलग है, मिट्टी मिट्टी का जो है। तो अगर हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, ऑल दो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर बेसिकली देखा गया और ऐसा हुआ भी, इट हैज इंक्रीज ओवर द इयर्स। कहाँ इंक्रीज हुआ है? वेयर जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है या ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ है, तो दिस इंक्रीज द मोर प्रोमिनेंट इन द एरियाज वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज शोन इट्स इम्पैक्ट। और इसके बाद सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है, वहां पे भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर किया जा रहा है और किया गया। इन नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो, पर्टिकुलरली देखा जाए तो इन पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दीज थ्री स्टेट्स ये मेन कंज्यूमर थे फर्टिलाइजर के। और जो डिकेड है बिटवीन 1971 टू 72, उसके बाद का जो ईयर है 81 टू 82, तो उस टाइम में पंजाब इतना ज्यादा कंजम्पशन हुआ फर्टिलाइजर का, जहां पे मतलब 2 लाख 3 लाख टन का जरूरत होता था, वहां पे 8 लाख 8.5 लाख टन यूज हो रहा है फर्टिलाइजर का। तो सोचिए इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम्स मोर। तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो बिग स्टेट, बिग इज इट इज ऑल्सो बिगर कंज्यूमर बिकॉज ऑफ, ये बड़ा राज्य भी है, लार्ज लार्ज साइज है। सो द इंक्रीज इन द सेम पीरियड वाज लेस देन 3 टाइम्स। तो हरियाणा में, फिर आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ऑल यहाँ सभी राज्यों में केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया जा रहा था। तो तो यहाँ पे ये जो पंजाब और हरियाणा, बेसिकली ये दो जो राज्य हैं, इसमें ओनली देखा जाए कि ये छोटा राज्य है, कंपैरिजन करिएगा अदर स्टेट से, पंजाब और हरियाणा बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन वहां पे जो पूरे देश का अगर फसलीकृत क्षेत्र बोले, क्रॉप्ड एरिया जो है, दैट इज ओनली 6%। और वहां पे पूरे देश का 18% अगर फर्टिलाइजर यूज हो रहा है इन 80s के दशक में, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा कंज्यूमर है फर्टिलाइजर का। रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो नेशनल एवरेज कंजम्पशन है, दैट वाज 72.4 kg पर हेक्टेयर, मतलब इतना ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वी आर यूजिंग। और बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वो बिलो एवरेज, बहुत ज्यादा यूज नहीं। बट इट इज वेरी हाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट कहाँ है, कौन कौन सा है? हो गया मेनली इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देवर द मोस्ट ऑफ मतलब कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा था। तो ये जो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूपी, ये 5 राज्यों में लगभग मोर देन 51 to 52% जो फर्टिलाइजर है यहीं पे कंज्यूम हो जा रहा है, ये 5 राज्यों में। और मतलब ये देखा जाए कि कंजम्पशन जो एनपीके हम बोल रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये भी इसका भी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। इट इज मच हायर इन इरिगेटेड एरियाज ऑल्सो। तो जो रेन फेड एरियाज है वहां पे थोड़ा सा कम है। तो ये जो कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर है मतलब बढ़ा ही, मतलब देखा जाए तो बढ़ा, और प्लस ये जो मतलब बोला जाए कि जो 5 ईयर प्लान था, हमारा जो 5 ईयर प्लान ये था, उसमें भी ये काफी देखा गया कि बहुत ज्यादा कृषि पे हम लोग शुरू में ध्यान दिए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर को इतना ज्यादा इन राज्यों ने कंज्यूम किया। और पूरे वर्ल्ड के सेंस में देखा जाए, पूरे विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो चौथा बड़ा जो उपभोक्ता है रासायनिक उर्वरक का, किसके बाद? यूएसए, रशिया एंड चाइना के बाद। तो समझ लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, और हो रहा था उस समय भी, अभी तो और नाउ इट इज इंक्रीजिंग।
वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अभी तो और बढ़ ही गया है, क्योंकि अभी तो पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, एंड हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, हम लोग को ज़्यादा यील्ड चाहिए, एंड मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ड्रीम है, इट कम्स इनटू रियलिटी, तभी जाके ये कन्वर्ट हो पाएगा। तो this is the main 3 points of components of green revolution. चौथा है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, तो अब हम लोग इस तरीके का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन और फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में ये सब चाहिए फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो अब फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इरिगेशन और फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तब क्या होता है, पेस्ट जो कीट हैं, ये जो वीड्स हैं, ये सब ज्यादा इस सब का प्रॉब्लम दिखाई देता है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो हमको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो मतलब ये जो पेस्ट और वीड्स हैं, बेसिकली टाइम टू टाइम पे चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर डोज देना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड्स का। तो पेस्ट सर्विलेंस जो हो गया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया क्रॉप का प्रोडक्शन का, क्योंकि हमको उसको बीच बीच में वो सब डालना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को, क्योंकि ये जो डिजीज देख उसमें ना, मतलब ये देखा गया कि फर्स्ट डिजीज भी हुआ वीट डिजीज इन 1966। तो उसको भी ठीक करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को यूज करना है। और ये देखा गया कि जो राज्य बहुत ज्यादा कर रहे हैं प्रोडक्शन, या फिर जो मेनली जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो वही उन्हीं राज्यों में ज्यादा पेस्टिसाइड्स का नीड होगा। कौन से राज्य, मतलब जो दीज आर द मेन कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पे मोर देन 50% पेस्टिसाइड यूज हो रहा था पूरे देश में। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। उसके बाद है CAD। नाउ व्हाट इज CAD? CAD का मतलब है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया, बेसिकली इट वाज लॉन्च इन 1975। 1975 जनवरी में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, मतलब its aim was to bridge the gap between potential created and utilizing selected major irrigation project of the country to for optimizing agricultural production from the irrigated land। मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उस पे हम सिर्फ 1,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है मान लो, लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा है। हम और इरिगेशन फैसिलिटीज और पेस्टिसाइड और भी चीज़ों को यूज करके उसका प्रोडक्शन हम 3,000 टन तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा 1,000 टन हो रहा है। तो ये जो गैप है, पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करके उसको प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली CAD जो चलाया गया था, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसके लिए ही इसको लॉन्च किया गया था इन 1975। तो इसमें जो ये जो प्रोग्राम था, उसमें विच वाज द मेन कंपोनेंट, तो उसमें जो पहला कंपोनेंट है, पहला पॉइंट है ऑन फार्म डेवलपमेंट। अब ऑन फार्म डेवलपमेंट क्या है? ऑन फार्म डेवलपमेंट का मतलब है फार्म जो भी है, जो भी खेत है, उस पे सॉइल सर्वे किया जाएगा, विच काइंड ऑफ सॉइल इट इज, किसको कौन सा पेस्टिसाइड मतलब फर्टिलाइजर की जरूरत है, लैंड का शेपिंग कैसा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत छोटे छोटे लैंड है या इस तरीके का है, तो उसको ठीक किया जाए। फील्ड का ड्रेन कैसा है, फार्म रोड कैसा है, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब जो छोटे छोटे जमीन है उनको एक बड़ा जमीन के रूप में बनाया जा। तो ये जो वाराबंदी होता था, उसको मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि सप्लाई ऑफ वाटर सारे फार्म को मिल सके, जितने भी खेत हैं सबको मिल सके ये इनपुट। एक तो ये है। दूसरा है कि हम कहाँ पे क्या उगा रहे हैं। हम
अगर मान लो झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड के लिए कौन सा क्रॉप सुटेबल है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक जगह का क्लाइमेट तो सेम नहीं है, सॉइल भी सेम नहीं है। तो सिलेक्शन एंड इंट्रोड्यूशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न, किस प्रकार का हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न ले रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है इन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो है उसको ठीक तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि सप्लीमेंट सरफेस वाटर मिल सके। और चौथा है ये जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेन एंड इंटरमीडिएट ड्रेनेज सिस्टम, जो अपवाह प्रणाली है, जो अपवाह तंत्र है, उसको ठीक तरीके से विकास करना, उसका ठीक तरीके से नियंत्रण और मेंटेनेंस करना। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम। जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई का जो तंत्र है, उसको ठीक तरीके से एफिशिएंट बनाना, मेंटेनेंस करना, उसको मॉडर्नाइज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को ठीक तरीके से यूज कर सकें हम लोग। तो उस टाइम में जो मेजर प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मेजर है और मीडियम दोनों तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो ये कल्चरलेबल कमांड एरिया है, इसके अंतर्गत बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके तहत इसको काम किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको मतलब इंश्योर किया गया कि ग्रेटर मतलब रिएबिलिटी जो है इरिगेशन वाटर सप्लाई मिल सके, बेटर वाटर मैनेजमेंट किया जा सके। मतलब फार्म जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको उनका पार्टिसिपेशन किया गया, किस सेंस में कि वाटर को मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे हम ऑन फार्म एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो CAD है, इट इज़ अ मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच विच विल इंश्योर टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल डेवलपमेंट। जो तो सारी कुछ को ठीक तरीके से करना है उसको। मान लो फार्मर्स हैं, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे डोंट नो द टेक्निकल नो हाउ, तो उन लोगों को कैसे करेंगे अच्छे से ये जो सीरियल स्कोप जाना है, तो उन सबको ट्रेनिंग देना, ये भी एक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक काम था। तो इरिगेशन तो है ही, इरिगेशन ठीक तरीके से उनको जल की सुविधा मिल सके, दिस इज द मेन पॉइंट। और उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? होल्डिंग्स का मतलब जो छोटे छोटे जमीन है, जैसे बहुत सारे किसान है, एक किसान है, उनका 4 बेटा है, तो चारों बेटों में तो एक उनका 1 एकड़ जमीन था, तो उनको 4 भागों में बांट दिया चारों बेटे का, फिर तो छोटे छोटे लैंड हो गए। तो बेसिकली जो स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड है, जो छोटे छोटे जमीन है, वो लैंड होल्डिंग्स है, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, क्योंकि ये जो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के मतलब ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं हमारे भारत में, तो ये जो स्मॉल छोटे छोटे लैंड है, छोटे छोटे जो जमीन है, उन ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। इसीलिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। छोटे छोटे जमीन को एक बड़ा जमीन में, मान लो आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन में भी आप 2 बेटों में बांट दिया गया, तो वो आधा आधा कट्ठा हो गया। तो अगर उसको एक बड़ा पूरा खेत में, पूरे बड़ी जमीन में अगर उपजाया जाए, तो दैट प्रोडक्शन उसका ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो छोटे छोटे जमीन है, उनको एक बड़ा जमीन के रूप में किया गया। तो इतना ही रखते हैं, बस ये जो आज का कंपोनेंट्स है, ये 6 पॉइंट तक मैंने डिस्कस किया। आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में विल डू डिस्कस। ओके गर्ल्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am.